गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर जय सिंह साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय राजनांदगांव में पदस्थ हूँ। आज हम लोग बात कर रहे हैं एरिड टोपोग्राफी। एरिड टोपोग्राफी से तात्पर्य होता है शुष्क प्रदेशों में बनने वाले भूदृश्यावली। ये आमतौर पे पवन द्वारा बनाए जाने वाले भूदृश्यावली के भी इस नाम से जाना जाता है। और यदि ये कहे कि मरुस्थल क्षेत्र में बनने वाले भूदृश्यावलियों को व्याख्या कीजिए तो इसको हम एरिड टोपोग्राफी के नाम से जानते हैं। आमतौर पे अपर्दन के अन्य कारकों के समान पवन भी अपर्दन तथा निक्षेपण का एक प्रमुख कारक है। ये अंतर जरूर है कि हिमानी सरिताओं के परिवहन कार्य से पवन का कार्य सर्वथा भिन्न होता है। पवन की प्रवाह दिशा भिन्नता तथा अनिश्चितता के कारण उसका परिवहन भी किसी भी रूप में या किसी भी दिशा में हो सकता है। अर्ध शुष्क या शुष्क प्रदेशों में मरुस्थलीय भागों में पवन का एक सक्रिय रूप में कार्य करता है और इस तरह से ये पवन होता है। इसके अन्य कारकों की तरह तीन प्रकार के कार्य करता है। एक अपर्दनात्मक कार्य, दूसरा होता है परिवहन कार्य, तीसरा होता है निक्षेपण कार्य। आप लोग अपर्दन के जो कारक है इसमें सभी अपर्दन के कारक ये कार्य आमतौर पे करते हैं। पवन भी ये तीन प्रकार का कार्य करता है। अपर्दन कार्य में तो पहला जो देखेंगे हम लोग यहाँ पर अपर्दन कार्य देखते हैं। तो पवन का अपर्दन कार्य प्रमुख रूप से भौतिक तथा यांत्रिक अपक्षय, जो भौतिक या आंतरिक अपक्षय के रूप में होता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में आमतौर पे अल्प वर्षा के कारण अर्धसरिताओं के कमी होने के कारण रासायनिक अपक्षय नहीं होता। इस क्षेत्र में टेम्परेचर में जो तापांतर है उसमें अधिकता होने के कारण मुख्य रूप से भौतिक अपक्षय आपको देखने को मिलेगा। तो ये पहले देखते हैं कि पवन द्वारा अपर्दन जो कार्य होता है किन रूपों में होता है। तो ये जो पहला है, जो आपके पहला जो ये तीन रूप आपको देखने को मिलेंगे, ये अपवहन कार्य, अपघर्षण कार्य और सन्निघर्षण कार्य। तो अब अपन एक एक रूप को देखते हैं। अपवहन कार्य क्या होता है। पवन के अंतर्गत अपवहन के अंतर्गत हम देखते हैं पवन चट्टानों को जो होता है उसके चूर्ण को उठाकर प्रवाहित करता है या बहा के ले जाता है। इसलिए इसको अपर्दन का इसका पवन का अपवहन कार्य के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। यांत्रिक अपक्षय के कारण ढीली हुई जो और संगठित चट्टान है इसको पवन है उड़ा करके उस स्थान से है उड़ा करके दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देता है। ये पवन है, इसका पवन का अपवहन कार्य कहते हैं। इसी रूप में आपको पवन अपना कार्य संपादित करता है। दूसरा जो कार्य है इसमें दिख रहा होगा अपघर्षण या एब्रेशन कहते हैं। जब तीव्र वेग से हवा प्रवाहित होती है तो उसके साथ में रेत और धूल कणों की मात्रा भी पर्याप्त मात्रा में होता है। और पर्याप्त मात्रा में होता है, जितनी अधिक हवा तेज गति से चलेगा तो उसके साथ में उतनी ही अधिक मात्रा में जो हवा है उसमें जो रेत और धूल कण की मात्रा उसके साथ प्रवाहित होंगे। ये जब चलता है हवा इसके साथ निचले भागों में आमतौर पर इसकी मात्रा ज़्यादा होती है तो ये चट्टानों के साथ आपसे उसको घर्षण करते हुए चलता है और चट्टानों में जिस स्थान से प्रवाहित होता है तो वहाँ पर ये हवा रेगमल कागज होता है उसके भांति कार्य करता है। मतलब उस चट्टान को खींचते हुए कार्य चलता है, जिसके कारण उस जिस चट्टान से जहाँ से चलती है उस चट्टानों में अपघर्षण की क्रियाएं होती हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि जो रेगमल कागज की भांति हवा प्रवाहित हो रहा है तो जो चट्टान सामने पड़ता है उसमें अपघर्षण की क्रिया होती है या घर्षण की क्रिया होती है। इसको अपघर्षण की क्रिया कहते हैं। तीसरा जो रूप में पवन कार्य करता है वो है सन्निघर्षण। तीव्र पवन साथ जब अपने जो चलती है तो
बस पहले बताया, जितना अधिक तेजी से हवा चलेगी उतने उसके साथ कंकड़ पत्थर रेत आदि भी चलेंगे। और जब ये इसको रगड़ करता है मूल चट्टान में जहाँ पर वो बहता है, तो उसको तो वहाँ पर तो मूल चट्टान में होता है वो अपघर्षण होता है। लेकिन तीव्र गति से जब ये चट्टानें आपस में जब आगे बढ़ता है तो उसके साथ साथ ये आपस में टकराते भी हैं, और टकरा कर रगड़ खा करके टूटते रहते हैं। इस कारण से कणों का आकार छोटा गोल होने लगता है, और अधिक रगड़ होने के कारण ये बारीक होने लगता है। तो इस प्रकार से हवा में 3 प्रकार के माने विधि से अपर्दन से अपना अपर्दन कार्य संपादित करता है: अपवहन, अपघर्षण और सन्निघर्षण। अब पवन के अपर्दन कार्य को कौन कौन सी शक्तियाँ प्रभावित करती हैं, उसमें पहला है आपके पवन का वेग। इसमें एक पवन का वेग है, एक मिनट, पवन का वेग। दूसरा उसी गति को प्रभावित करता है वो है रेत धूल की मात्रा। तीसरा शहर की संरचना, और चौथा है जलवायु। हम एक एक पर जो अपर्दन कार्य, पवन का अपर्दन कार्य है, उसको प्रभावित करने वाले जो पहले कारक है उसको पवन का वेग के रूप में देखते हैं। पवन का वेग देखेंगे, मरुस्थलीय भाग में अपर्दन रूप से मुख्य रूप से प्रचलित पवन के वेग पर ही आधारित होता है। आमतौर पे मंद गति से जब हवा चलेगी तो अपर्दन कार्य न्यून होगा, क्योंकि उसके साथ जो धूल कण की मात्रा है वो भी न्यून होगा और अपर्दन क्रिया कम होगा। जैसे जैसे अपर्दन हवा की वेग बढ़ेगा वैसे वैसे उसके साथ बहने वाले जो रेत कण, कंकड़, पत्थर की मात्रा बढ़ जाएगा, और इसीलिए वो उतनी तीव्र गति से कार्य करने लगेगा। तो सीधा संबंध है, जितना अधिक हवा की गति वेग होगी उतनी अपर्दन कार्य उस क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में संपादित होगा। जिस भाग में नीचे ऊपर नीचे में स्वाभाविक रूप से ज़्यादा घर्षण क्रिया होगी, तो ये हो गया। दूसरा होता है रेल और धूल कणों की मात्रा। पवन तीव्र गति से चले और यदि उसमें रेत और धूल कण की मात्रा नहीं रहे तो उस स्थिति में भी अपर्दन कार्य नहीं होगा। आमतौर पर मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ पर वनस्पति आवरण नहीं होता था, हवाएं तीव्र गति से चलती हैं, और इसके कारण से वो रेत भी होता है, धूल कण भी रहता है, तो साथ साथ चलता है। तो जितनी अधिक रेत और धूल, इसीलिए मरुस्थलीय क्षेत्र में ये आपको पवन का अपर्दन कार्य देखने को मिलता है। तो बहुत बड़ी भूमिका होती है रेत और धूल कण के काटने, क्योंकि पवन को एक कटाव का कार्य जो होता है उसमें साथ चलने वाले धूल और रेत के कणों की मात्रा या धूल कणों के से ही संपादित होता है। जितना अधिक मात्रा में चलेंगे उतनी अपर्दन ज़्यादा होगा। तीसरा जो होता है शैल की संरचना। तीव्र गति से पवन जो चलता है, चलने के परिणाम स्वरूप जब उड़ा करके जब ले जाता है तो नुकीले प्रखर जो कठोर चट्टान हैं जो रास्ते में पड़ते हैं उसको आपको अवरोध पैदा करते हैं। तो इस बात का ये होता है, मेरे कहने का तात्पर्य यह है, चट्टानों की संरचना यदि पत्थर खड़ा रहे तो वो क्या करेगा, उसका अवरोध पैदा करेगा और अपर्दन कार्य को प्रतिरोध स्थिति में लाएगा, और ऐसी स्थिति में उसका बाधित होगा। तो शैल की संरचना कैसी है, इसी प्रकार से कठोर चट्टान में जल्दी कम अपर्दन होगा, और यदि कोमल चट्टान है तो उसमें ज़्यादा अपर्दन होगा। जलवायु अगला तत्व है, जलवायु जो प्रभावित करती नियंत्रित करता है। तो जलवायु में जो आमतौर पे तापमान और वर्षा जो होता है वो सर्वाधिक मात्रा में अपर्दन क्रियाएं को प्रभावित करता है। भौतिक अपर्दन को तो टोटल आपके जलवायु नियंत्रित करता है। उच्च तापांतर जहाँ पर होता है, जहाँ पर अधिकतम तापमान या और न्यूनतम तापमान के बीच में जितना अंतर रहेगा उतने ही यांत्रिक अपक्षय की क्रिया ज़्यादा सक्रिय होगा। जहाँ पर अपक्षय की जो क्रिया है, जहाँ पर पानी की वर्षा नहीं होगा तो वहाँ पर इसीलिए रासायनिक अपक्षय यहाँ सक्रिय नहीं होता। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्रमुख रूप से सक्रिय रहने वाला जो अपक्षय के जो वर्ग में आएगा वो भौतिक अपक्षय की क्रिया सर्वाधिक संपत्ति होता है।
तो ये चार चार पाँच है जो चीज़ होता है जो किसी भी स्थान की कितने मात्रा में अपर्दन होगा इसको निर्धारित करता है। अब हम देखते हैं अपर्दन से अलग अलग भू आकार का निर्माण जो होता है, तो अपर्दन से अलग भू आकार का बनता है और निक्षेपण से भी अलग प्रकार के भू आकार देखने को मिलेगा। आमतौर पे ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा जो बनाए गए भू आकृतियाँ देखने को मिल जाएंगे। तो अपर्दन कार्य से जो होता है, तो ये पहला अपर्दनात्मक भूस्थल या स्थल रूप देखते हैं कौन कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ भू आकृति को आपका यहाँ पर चिन्हांकित किया गया है। इसमें वादगर्द, इंसेलबर्ग, छत्रक, भूस्तंभ, जुजेन, याडांग, डायकांटर, जालीदार शिला और पुल या खिड़की, ये अलग अलग हम लोग उठा करके देखेंगे कि किस प्रकार से अपर्दन कार्य में ये भू आकार आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। पहला है वादगर्त या अपवाहन बेसिन। जो आमतौर पे ये बता चुका हूँ मरुस्थलीय क्षेत्र में आपको मिलता है। सतह के मरुस्थल क्षेत्र के जो सतह ऊपर में एक असंगठित और कोमल शैलों को पवन अपने साथ उड़ाने की क्रिया करता है और उसको अपवाहन के कारण उसके पकड़ को ढीला भी करते जाता है, जिस कारण से अनेक छोटे छोटे गर्तों का आविर्भाव हो जाता है और ये आपको सने सने इन गर्तों का आकार है और बढ़ते जाता है। ये वात गर्त किस प्रकार का होता है? वात मतलब हवा द्वारा निर्मित गर्त। तो जब हवा अपना क्षेत्र किस प्रकार से ऊर्ध्वाधर प्रेशर डाल करके एक नलिका के रूप में आगे बढ़ता है और एक गर्त के रूप में दिखाई दे रहा है। इन चित्रों से आपको देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ वात गर्त मिलता है। आमतौर पे संसार के हर मरुस्थल में ये दृश्य जो वात गर्त है आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो आकृति है वो है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग जर्मन भाषा का परिभाषित शब्द है जिसका तात्पर्य होता है द्वीप पर्वत या द्वीपीय पर्वत। वास्तव में ये विस्तृत मरुस्थलीय क्षेत्रों में के भाग में कठोर चट्टानों का एक टीला आपको दिखाई दे रहा होगा। इंसेलबर्ग किस प्रकार से ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र में एक द्वीप है, जो चट्टान है वो पर्वत है वो ऊपर उठे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये आमतौर पे पर्वतों प्रदेशों से मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाने वाले जो कठोर जो चट्टान हैं उसके टीले हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में आमतौर पर ये होता है कि अपक्षय की क्रिया के कारण कोमल चट्टान आसानी से कट जाता है, लेकिन कठोर चट्टान है उसको कटने में टाइम लगता है, जिसके कारण इसका आकार है गोलाकार हो जाता है और ऐसा लगने लगता है ये टीले के रूप में बचे रहते हैं और घिस जाने के कारण ये गोला चिकना दिखाई देता है। बाद में कालांतर में ये गायब हो जाएंगे क्योंकि इसमें भी अपर्दन क्रिया संपादित होते रहता है और ये पेनिप्लेन में बदल जाता है। तो ये हो जाएगा इंसेलबर्ग। अब अगला जो हम आकृति देखते हैं वो है छत्रक। छत्रक आप मशरूम जानते हैं। छत्रक का कार्य इसका ऊपरी भाग चौड़ा रहता है और निचली भाग एक तना के रूप में होता है। ये आमतौर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से क्या कहते हैं अवघर्षण का परिणाम होता है, के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है। जब हवा तीव्र गति से चलता है तो निचले भाग में धूल कण की मात्रा या रेत की मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए अपर्दन क्रिया होता है इस भाग में ज़्यादा होता है। एक मिनट, अपर्दन क्रिया नीचे में ज़्यादा होगा, ये इस भाग में ये नीचे भाग है, तो ये अपर्दन क्रिया देखो यहाँ से हवा प्रवाहित होगा तो रेत कंकड़ पत्थर इस जोन में ज़्यादा रहेगा, उससे कम मात्रा इस जोन में रहेगा, कम होते जाएगा। तो अपर्दन क्रिया सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में करेगा, इसलिए ज़्यादा अपर्दन है। इसके आकार देखिए ऐसा, और जैसे जैसे धूल कण की मात्रा कम होते जा रहा है तो ये भाग में कम अपर्दन हो रहा है, इस भाग में ज़्यादा, इसलिए ये ऐसे आकृति में ले लेता है और इसका ऐसा लगता है जैसे इसका सिर बड़ा हो गया है और उसका जो तना है वो छोटा छत्रक रूप में आपको दिखाई देने लगता है। तीसरा जो आकृति है भूस्तंभ। शैल प्रदेशों में जहाँ पर असंगठित कठोर शैल के ऊपर कठोर और प्रतिरोधी शैल का आवरण होता है, इसके कारण से क्या होता है नीचे का कोमल चट्टान तो कट जाता है लेकिन
ऊपर का कठोर नीचे कोमल चट्टान कट जाता है, लेकिन नीचे ऊपर का जो आवरण होने के कारण ये बचा रहता है, ये सुरक्षा काम करता है। ये कठोर चट्टान है, ये बीच बीच में ये देखिए, और इसी कारण से ये कटा है, इसको हट जाएगा बाद में, तो ये कट गया है नीचे तक, लेकिन ये इस आवरण कठोर चट्टान के कारण पूरा पोर्शन अपर्दन के से बचा हुआ है। ये तो आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ पर कोमल चट्टान का जो है मिलेगा, तो वहाँ इस प्रकार की भू स्तंभ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके पीछे ये जो कारण है वो कठोर चट्टानों का जो क्षैतिज आवरण है उसको प्रतिरोध का काम करता है, इसी कारण इस प्रकार की भू आकृति का निर्माण होता है। अगला जो आकृति देखते हैं वो है ज्यूजेन। ज्यूजेन आमतौर पे चट्टानों का जो समांतर, यदि कठोर और कोमल चट्टान का यदि समांतर निक्षेपण हो, तो अपक्षय और वायु के द्वारा पर्दन का के परिणाम स्वरूप इसका एक नक्काशीदार रूप में आपको दिखाई देने लगता है। होता ये है, ये जो ज्यूजेन में जो आपके ज्यूजेन जो निर्माण होता है, कठोर चट्टान है जो बचा है पर्दन क्रिया से, और ये कठोर चट्टान बचा है, और ये कोमल चट्टान इसका हट गया। ये पूरा परत कोमल चट्टान देखिए, इस क्षैतिज से भी से हॉरिजॉन्टल से भी ये क्षेत्र का परिणाम ये होता है। पूरा क्षैतिज होने के कारण पूरा चट्टान इस प्रकार से क्षैतिज चट्टान रहेगा, कोमल चट्टान। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ कठोर चट्टान है, लेकिन कोई बीच में अपर्दन पूरा कार्य करके इसको काट लेगा पूरा हवा, और ये कठोर है बचा रहेगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कठोर चट्टान बचा रहे, और कोमल चट्टान है आपके हट गया है, जिसके परिणाम स्वरूप धरातल में एक विचित्र आकृति का निर्माण हो जाता है, जिसको हम लोग ज्यूजेन कहते हैं। ये यहाँ पर कोमल चट्टान था, कट गया। ये देखो अलग स्तर का चट्टान है, देखिए ये परत टू परत हो सकता है, इसका परत ऐसे रहा होगा, ये ऊपर काट लिया यहाँ पर, ये इसके आवरण कारण बचा है। ये कोमल चट्टान रहा होगा तो कट गया, एक कठोर चट्टान है बचा है। तो ये ज्यूजेन का निर्माण हो जाता है आमतौर पे चट्टानों के समांतर, जो कोमल चट्टान तथा कठोर चट्टान यदि समांतर इसका निक्षेपण हो तो ज्यूजेन का निर्माण होता है। इसके विपरीत यदि चट्टानों का जमावड़ा यानी जब जमाव है वो लंबवत दिशा में हो, कोमल और कठोर चट्टानों का जो निक्षेपण है वो लंबवत हो, लंबा से तात्पर्य होता है ऐसा रहे, ऐसा खड़ा या ऐसा रहे, लंबवत ही है, तो यहाँ पर आपको यार्डांग का निर्माण होगा। यार्डांग देखिए, बीच वाले भाग में ये कोमल चट्टान रहा होगा तो काट लिया, ये बीच वाले भाग में यहाँ पर इस कोमल चट्टान काट ले, लेकिन ये कठोर चट्टान है, ये वाले भाग आपको दिखाई देने लगेंगे। तो इसको आमतौर पे यार्डांग के रूप में यार्डांग कहते हैं। इसकी ऊंचाई आमतौर पे 20 फीट से लेकर के 20 फीट तक होता है। चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि क्षैतिज इसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है, क्योंकि कठोर होता है, तो ऊपर से अपर्दन क्रिया शुरू होता है, और ये क्रिया बहुत धीरे धीरे होता है। तो इस प्रकार से आपको एक यार्डांग का निर्माण हो जाता है धरातल में, कि धरातल है ये आपके ऊर्ध्वाधर रूप में या वर्टिकल रूप में आपको खड़ा चट्टान में बड़ खाबड़ क्षेत्र दिखेगा, इसको हम यार्डांग के नाम से जानते हैं। अगला जो आकृति है वो है ड्राइकांटर। मरुस्थलीय या पथरीली सतह में जो जो शिलाखंड होता है, जो अपर्दन में आमतौर पे खरोंचे आने लगती हैं, और शिलाखंड के जो टुकड़ा होता है उसमें ये नक्काशी होने लगता है। जो कोई सामान्य चट्टान है, हवा जब यहाँ से प्रवाहित होगा तो इसको चिकना करते जाता है, फिर हवा की दिशा इधर हुआ तो इसको चिकना किया, फिर हवा की दिशा मान लो इधर से पूर्व उत्तर से दक्षिण, तो इस भाग को चिकना हो गया, तो ये चारों तरफ से नक्काशी होने लगता है। और ये जो अपना जो डाइकांटर का निर्माण होता है, उसके पीछे मूल रूप से देखेंगे तो हवा का जो प्रवाह में चेंज होना, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग दिनों में प्रवाहित होता है, तो उसका नक्काशी होने लगता है। और हवा है ये एक चट्टान है, एक जो नक्काशी के रूप में आपको दिखाई देने लगेगा।
तो ऐसे शिलाखंड आमतौर पर इसका आकार चतुष्फलक होता है रूप में दिखाई देता है, तो इसको ट्राइकांटर के नाम से जानते हैं। अगला जो आकृति है वो है जालीदार शिला। ये भी देखेंगे तो ये चट्टानों की संरचना के ऊपर निर्भर करता है, किस प्रकार से चट्टान है उसके वो है। देखिए ये बड़े बड़े जो छेद दिख रहे हैं आपको, ये जालीदार, यहाँ पर पहले कोमल चट्टान था और ये जो बचा हुआ है वो कठोर चट्टान है। ये जो आपके ये छोटे छोटे छेद दिख रहे होंगे ये कोमल चट्टान था यहाँ पर, अलग अलग सभी में। और ये जो बचा हुआ है कठोर चट्टान। हवा करता क्या है, जब अपवहन क्रिया के कारण जब किसी चट्टान के उसमें अपर्दन करता है, उसमें गोल के रेत चारों तरफ से जब उसे साथ जा करके जो घूमता है तो एक बर्मक की तरह काम करेगा और कोमल चट्टान को जल्दी काट लेता है। अब ये हजारों साल बाद वो छेद बढ़ते बढ़ते आर पार हो जाता है। अब आर पार हो जाए तो छेद बनने लगेगा। ये क्रिया हर जगह होता है, जिसके कारण से चट्टान है क्या हो जाता है, आमतौर पे आपको जालीदार दिखाई देने लगेगा, क्योंकि कोमल चट्टान को हवा ने काट लिया है और कठोर चट्टान रह गया है। कालांतर में ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जाल छेद का आकार बढ़ते जाएगा और ये जालीदार जो शिला है वो गायब हो जाएगा। तो ये जालीदार शिला का निर्माण होता है। अगला जो आकृति है वो है पुल या खिड़की। ये भी एक जालीदार का ही बड़ा भाई है, कहने का तात्पर्य है। मतलब वो जो जालीदार में जो होल दिख रहा था वो बड़ा हो गया है एक तरह से माने। जालीदार शिला पवन के पर्दन के द्वारा पवनमुखी भाग का एक छिद्र होता है। कहने का तात्पर्य पवन धीरे धीरे इस छिद्र को विघटित पदार्थ इसी को रास्ते से उड़ाते ले जाता है, जिसके आकार है बढ़ जा रहा है। सॉरी, ये 1 मिनट समझाते हैं। ये कभी इसका आकार छोटा रहा होगा, इतना बड़ा रहा होगा, ये छोटा सा भी है, छोटा इससे। इसमें हवा बार बार आ करके प्रवाहित हुआ होगा और धूल कंकड़ पत्थर साथ घुसा होगा, तो ये नक्काशी करते 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 इसका आकार बढ़ते 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 ये बढ़ता गया, तो ये छेद बड़ा हो गया। लेकिन ये स्तंभ का जो ऊपर वाला भाग अभी भी जुड़ा हुआ है और इससे हो सकता है परिवहन, आदमी आ जा सकता है, किसी प्रकार का बाधित नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको पुल कहेंगे एक तरह से। या इधर से यदि देखेंगे तो उस साइड का दृश्य आपको 1 मिनट, ये जो इधर से देखेंगे, बैठ के देखेंगे तो उस साइड का पूरा दृश्य आपको दिखाई देगा, इसीलिए खिड़की काम कर रहा है, इसीलिए इसको खिड़की भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पवन है प्रमुख रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र में या जहाँ पर चट्टानों का ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज वितरण है वहाँ पर तरह तरह की भू आकृतियों का निर्माण करता है। अब अपन लोग देखते हैं पवन का निक्षेपण कार्य। पवन का निक्षेपण कार्य अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आमतौर पर जब हवा की गति क्या होने लगती है, कम होने लगती है, तो वो उसमें अपर्दन या परिवहन की क्षमता घट जाती है। अब और अपवहन की शक्ति भी कम हो जाता है, जिसके कारण से हवा में अपने साथ बहाए गए कंकड़ पत्थर को परिवहित करने की क्षमता न्यून हो जाता है और पवन फिर अब उसका निक्षेपण करने लगता है, उसको जमा कर देता है। मैं बता चुका हूँ, जैसे कि हवा की जितना गति होगा उतने उसकी लोडिंग पावर होगा। लोडिंग पावर होगा तो उसके साथ उस कंकड़ पत्थर चलेंगे। हवा गति किसी कारण से कम होगा, अवरोध आया, पर्वत आ गया, पेड़ पौधे आ गए, तो उसकी गति है अवरोध काम होने के कारण पवन तो आगे चला जाएगा। और जहाँ पर अवरोध पैदा होता है तो हवा गति कम होती है, तो फिर पवन का निक्षेपण कार्य शुरू हो जाता है। आमतौर पे पवन से जो बनने वाले जो निक्षेपण कार्य से आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में या मरुस्थल से दूर भूभागों में आपको 3 प्रकार के आपको दृश्य देखने को मिलेगा। एक है बालुका स्तूप, दूसरा है बरखान, तीसरा है लोयस। अब एक एक चीज़ को अपन लोग देखते हैं, बालुका स्तूप क्या होता है, बरखान क्या होता है, क्या लोयस क्या होता है। तो ये आप लोग देखते होंगे तो ये स्तूप दिख रहा है। पवन द्वारा जो बालू से निक्षेपित डिब्बे को आमतौर पे स्तूप कहा जाता है। इसका आकार आमतौर पे स्तूप से होता है, मिलता जुलता होता है। स्तूप आप लोगों ने देखे होंगे, सांची के स्तूप देखे होंगे, तो उसी प्रकार से इसका आकार दिखाई देता है, इसके लिए इसको
स्तूप कहा जाता है या ड्यून कहा जाता है। रेत ने इसको बनाया इसलिए सैंड ड्यून, हिंदी में बालू का मतलब बालू, स्तूप मतलब स्तूप, तो इसका नाम फिर बालू का स्तूप हो जाता है। स्तूपों का आकार और स्वरूप में पर्याप्त अंतर होता है। बालू का स्तूप रेगिस्तानों का प्रमुख स्थल रूप है। आमतौर पे ये रेगिस्तानी भागों तक ही सीमित नहीं रहता, ये दूर तक भी इसका निक्षेपण होता है। पवन जितना शक्तिशाली होगा उतना ही निक्षेप उसका आकार उतना ही बड़ा, उतने स्तूप का निर्माण होगा। दूर क्षेत्र से आएगा बड़ा स्तूप बनाएगा, और कम क्षेत्र में आएगा तो आपको उसका स्तूप का आकार छोटा हो जाएगा। स्तूप का जो स्वरूप और आकार में भी पर्याप्त अंतर होता है। इसका आकार गोल, नवचंद्राकार और अनावृत्ताकार इस प्रकार के रूप हो सकता है। बालकों का स्तूप कितना बड़ा होगा, कैसे निर्मित होगा, इसके लिए 4 दशाएं प्रभावित करती हैं। रेत की अधिकता, जितना अधिक रेत होगा बालू का स्तूप उतना ही। संसार के अलग अलग भागों को देखिए बालू का स्तूप दिया हुआ है, कितना इसका साइज आकार किस प्रकार से है। तो ये आपके ड्यून है ना, ये हो गया। तो ये रेत की मात्रा, रेत कितना ज़्यादा है उसके ऊपर निर्भर करेगा। पवन का वेग, क्योंकि निक्षेपण कार्य होता है, कहाँ पर मंद हो रहा है उसी के अनुसार पवन का वेग कम होगा। कितना कहाँ था, ज़्यादा वेग में स्तूप का निर्माण नहीं होगा, वो तो आगे प्रवाह वो करेगा, बहाएगा ही। लेकिन जब हवा कहाँ पर है, कितने मात्रा में, उसके ऊपर पवन। फिर मार्ग में अवरोध, आमतौर पे जो चट्टानें हैं जो उसके अवरोध पैदा करती हैं, तो भी वो आगे वो हवा का कार्य है कम हो जाता है उसकी स्पीड, और इसके परिणाम स्वरूप रेत का निक्षेपण होने लगता है, तब भी स्तूप निर्माण होता है। और निर्माण के लिए उचित स्थान, उपयुक्त तीनों दशा सुलभ होने के बाद भी बालू का तभी निर्मित होगा जब उसके लिए माने जो उसको निक्षेपण के लिए स्थल रहेगा। यदि स्थल नहीं उपलब्ध नहीं होगा तो फिर वो स्तूप में निर्माण न हो करके वो और दूसरे रूप में उसका आकृति बनेगा। तो स्तूप के लिए 4 चीज़ जरूरी होता है। तीव्र पवन होना चाहिए, मार्ग में अवरोध पैदा होना चाहिए, रेत की अधिकता होना चाहिए और खुला जगह होना चाहिए, तब आपको स्तूप दिखाई देगा। इसी कारण से आमतौर पे बालू का स्तूप का निर्माण खुले मरुस्थलीय क्षेत्र में दिखाई देगा। फिर ये क्षेत्र है जो बालू का स्तूप अधिकांशतः एक स्थान पर ही स्थिर नहीं होता, ये हमेशा स्थानांतरित होते रहता है, आगे की ओर बढ़ते जाता है। जो आप देख रहे हैं अभी ये जो स्तूप, 1 मिनट, ये स्तूप आज अब देख रहे हैं यहाँ, इसका आकार, ये स्तूप यहाँ पर है जो यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मान लो हवा गति इधर हो जाएगा तो कल ये आगे बढ़ गया रहेगा, परसों यहाँ चला जाएगा, ये हो सकता है और आगे बढ़ते जाए। तो हवा का गति जो है ऐसी इसको समझाता हूँ। ये स्तूप है एक, ये इधर भी है, अगला दिन ये यहाँ पे संचालित हो जाएगा। यदि हवा की दिशा इधर है तो फिर ये इसे चलाते आगे बढ़ते जाता है। तो हवा का दिशा के अनुसार इसका स्थानांतरण होते जाता है और आगे बढ़ते रहता है। तो तीसरा जिस चीज़ होता है वो है वो चीज़ बताना चाहता हूँ जो हवा द्वारा बनाया जाता है, वो है बरखान। बरखान आमतौर पे बहुत सारे बरखान देखने को आपको मिल जाएगा। ये बढ़िया बरखान, ये देखिए ये बरखान है आपका, जो आपको समझाने के लिए अच्छा रहेगा। ये बरखान आपको अच्छा दिखाई दे रहा है समझाने के लिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। ये आमतौर पे स्तूप ही है लेकिन अर्धचंद्राकार है। स्तूप के इधर इसका एक भाग देखेंगे तो ये वाला भाग का वो फट गया है। तो बरखान आमतौर पे अर्धचंद्राकार स्तूप को ही बरखान कहा जाता है। ये आमतौर पे चापाकार या अर्धचंद्राकार होता है। तुर्किस्तान में इसकी संख्या तो सबसे अधिक मिलता है। बरखान मुख्य रूप से प्रचलित पवन के अनुप्रस्थ दिशा या जो कोण होता है उस पर आधारित होता है। पवनोमुखी ढाल है उसकी में आमतौर पे उसका ढाल होता है। देखिए इसका ढाल है, ये उत्तल ढाल है यहाँ पर अवतल ढाल है। 2 प्रकार के ढाल होता है। एक बार और क्लियर कर देता हूँ तो आपके समझ में जो अच्छा सा आएगा।
ये ढाल इस साइड में अवतल ढाल का निर्माण, सॉरी एक मिनट, इस साइड में अवतल ढाल का निर्माण हो रहा है, इस साइड में उत्तल ढाल का निर्माण हो रहा है। हवा आमतौर पे ये इस प्रकार से चल रहा है, यहाँ से रेत को ये इधर प्रवाहित होता है, इसीलिए बरखान बनता है। तो ये आपके बरखान हो जाता है। अगला जो पवन द्वारा बनने वाला भू आकृति है वो है लोयस। आप लोग नाम सुना होगा लोयस, लोयस का मैदान होता है। पवन द्वारा उड़ाई गई जो धूल है वो उसका कहीं न कहीं निक्षेप होता ही है। क्या होता है, बड़ा जो पवन की हवा गति जब कम होती है तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर तो उस स्थलीय क्षेत्र में ही माने जमा हो जाता है। लेकिन पवन की गति जहाँ पर बहुत दूर तक, लाखों हजारों किलोमीटर तक वो स्पीड है, चल स्पीड में ही चले, तो छोटे छोटे महीन कण है वो सुदूर 8-10 हो सकता है हजारों किलोमीटर दूर तक उसको परिवहन करने की क्षमता होती है। और पवन के साथ ये लोयस मतलब महीन कण के रूप में चला जाता है। लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं इसको अवरोध पैदा होगा, तब इसकी हवा की गति यदि कम हो जाएगी तो ये आपको लोयस के रूप में वहाँ पर जमा हो जाएगा और एक मैदान का निर्माण हो जाएगा। तो इसको लोयस का मैदान कहते हैं। लोयस का वास्तविक विस्तार चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप इसका जो निर्माण हुआ है आमतौर पर मध्य एशिया के जो रेगिस्तानी भाग से जो धूल है उसको उड़ा करके पवनें ले जाती हैं और उसको उड़ा करके फिर चीन में ले जा करके जमा करता है, जिससे ये लोयस का मैदान का निर्माण हुआ है। यहाँ लगभग 3 लाख वर्ग मील क्षेत्र में आपको लोयस का मैदान चीन में दिखाई देगा और इसके लिए सर्वाधिक अच्छा उदाहरण ये चीन का लोयस का मैदान है, जो कि वहाँ से लगभग 6-7 हज़ार किलोमीटर की दूरी से लाया गया क्या है, हवा द्वारा लाया गया महीन रेत कण है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि किस प्रकार से पवन ने अपने परिवहन शक्ति से अपना वेग शक्ति से अपने साथ चट्टानों को, जो कंकड़ पत्थर को लेकर के चट्टानों को किस प्रकार से तराशा और जैसे उसकी गति कम हुई तो वो उसको जमा करते गया। इसके कारण से अपर्दनात्मक तथा निक्षेपणात्मक 2 प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। निक्षेपणात्मक में तो 3 ही हैं, स्तूप और बरखान और लोयस, और बाकी में आप लोगों ने देखा अलग अलग भू आकृतियों का निर्माण करता है। आशा करता हूँ कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनने वाले भूदृश्यवली या एरिड प्रदेश की टोपोग्राफी या पवन द्वारा बनाए गए भू आकृति यदि आएगा परीक्षा में तो आपको इसी जो आज अभी व्याख्यान है उसी को लिखेंगे तो अधिक से अधिक मार्क मिलेगा। इसके लिए सचित्र वर्णन करने से ज़्यादा अच्छा आपको नंबर मिलने के चांस रहते हैं। किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 9406062503। आप लोग, आशा करता हूँ कि आपको ये जो व्याख्यान है अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।